अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। लड़ाई उरूज पर है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुलह का पैगाम भेजा है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सुलह के पैगाम का कोई मुस्बत जवाब आएगा या फिर हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हुए हैं? यानी क्या मामला यहीं हल हो सकता है या चीफ जस्टिस साहब को रुखसत होना ही पड़ेगा, जिसके लिए मुतालबात ज़ोर पकड़ गए हैं, प्रेशर बढ़ गया हुआ है। आज 9 अप्रैल है और आज ही के दिन इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि आज इमरान खान साहब की हुकूमत की बरसी है, पहली बरसी है। और ये हुकूमत इमरान खान साहब ने कोशिश की थी बचाने की। क्या क्या गैर आइनी हथकंडे इस्तेमाल किए थे इमरान खान साहब ने, किस तरह इमरान खान साहब ने आइन रोंदा था और आज किस तरह खान साहब जो है आइन के लिए आंसू बहा रहे हैं, तस्वे बहा रहे हैं। इस पर मैं अगले व्लॉग में बात करूँगा, क्योंकि अभी जो मामला है वो बड़ा संगीन है। इससे ज़्यादा ये तो एक तारीख़ है, एक माजी है और फिर एक हाल है कि इमरान खान साहब किस हाल में आजकल कैसे आइन की माला जप रहे हैं इमरान खान साहब। आइन 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 वो मैं बताऊँगा कि आइन आइन की माला जो है इमरान खान साहब की, इसको जिसको कहा जाता है मगरमच्छ के आंसू। तो इमरान खान साहब मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं आइन के लिए। आइन और कानून में वो यकीन नहीं रखते, लेकिन बहरहाल उस पर मैं अगले व्लॉग में बात करूँगा। अभी क्योंकि उससे भी ज़्यादा संगीन मामला है और मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तकसीम का। और मामला है एक ऐसे नोट का कि वो नोट ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला था 4 अप्रैल का मेरा ख्याल है, जिसमें कहा गया था कि ये इंतखाबात 14 मई को होंगे और फिर शेड्यूल जारी कर दिया गया था। चीफ जस्टिस साहब ने शेड्यूल जारी कर दिया था। वो फ़ैसला अपना वजूद रखता है या नहीं रखता? 4-2, 4-3 और 3-2 वाला जो पुराना तकरार है वो एक अलग है, लेकिन एक नया तनाज़ा शुरू हो गया हुआ है। और इसी तनाज़े के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने सुलह का पैगाम भेजा है। तो सुलह का पैगाम किस शक्ल में, किस तरह चीफ जस्टिस साहब ने भेजा है अपने ब्रदर जज साहिबान को, वो उस पर बैठते हैं चीफ जस्टिस साहब के साथ, नहीं बैठते। अदालत के अंदर की तकसीम, जो सियासी कुव्वतें कहती थी कि पहले अपने आप को जोड़ लो फिर फैसला कर लो, सियासी मामलात में बाद में घुसो, पहले ज़रा ये तो देखो। क्योंकि चीफ साहब जो हैं उनको शौक़ चढ़ा हुआ था सियासतदानों को एक साथ बिठाने का। उनकी कोशिश थी कि इमरान खान साहब को कहीं से कोई रास्ता मिल जाए। जब वो कह रहे थे कि जनाब सारे सियासतदान बैठ जाओ, इमरान खान बैठने को तैयार है, हुक्मरान इत्तेहाद भी इमरान खान साहब के साथ बैठ जाए, तो उस वक्त पार्लियामेंट के फ्लोर पर चीफ जस्टिस साहब को कहा जाता था कि चीफ साहब हमारी छोड़ो, हम सियासतदान हैं, लड़ते मरते रहते हैं, एक दूसरे को ऐसी तैसी फेरते रहते हैं, आप अपने इदारे की तकसीम को ख़त्म करो। तो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, मगर अब पछता रहे हैं। जब अब सब कुछ गवा के होश में आए भी तो क्या, अब जब कुछ भी चीफ साहब के हाथ में नहीं रहा, ना अथॉरिटी हाथ में है, ना अदालत का फ़ैसला कोई, यानी चीफ जस्टिस की अदालत का कोई फ़ैसला मानने को तैयार है, और तो और अपनी अदालत नहीं मानने को तैयार, ना सियासतदानों को हम क्या कसूरवार ठहराएं। मतलब मेरी एक पोजीशन है, शुरू दिन से है, वो मेरी नहीं आइन की पोजीशन है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने चाहिए। अगर ये हुकूमत इंतखाबात 90 दिन से आगे लेकर जाएगी तो एक ऐसी मिसाल कायम करेगी कि कल उनको वही कहते हैं जो पंजाबी में हथां दियाँ दितियाँ गंडा दंदा नाल खोलनियाँ पैंदियाँ। फिर कल ये इतने बुरे फंसेंगे इस शौक़ में कि इंतखाबात हम 90 दिन में नहीं करवाते, हालात ठीक नहीं वगैरह वगैरह, जो भी है हालात कुछ भी हो, इंतखाबात करवा देने चाहिए। कौमें तजुर्बों से सीखा करती हैं। अगर तजुर्बा या अगर कौम जो है वो इंतखाबात से गुरेज करेगी तो वो कौम, या इंतखाबात का मैंडेट मानने से गुरेज करेगी तो वो कौम आगे नहीं बढ़ सकती। ये साबित शुदा बात है। 71 में मुल्क गवा बैठे। ये मेरी पोजीशन है, आइनी पोजीशन है, जिसको मैं सपोर्ट करता आया हूँ पहले दिन से। मगर यहाँ मामला और है। यहाँ मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि इसको माना जाए, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबान नहीं मान रहे। और जज साहिबान भी कोई आखिरी नंबरों वाले नहीं, सीनियर मोस्ट जज साहिबान जो चीफ जस्टिस साहब के बाद में हैं और जो लिख रहे हैं बार बार, फैसले देकर बता रहे हैं कि फैसले का वजूद ही नहीं है। ना 3-2 वाले फैसले का, पहले वाले का वजूद है जिसमें कहा गया था कि ये इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाए, सदर से मुशावरत करे पंजाब के, और ना फिर ये रिसेंटली जो फैसला आया है 3-2 वाला, जिसमें कहा गया कि 14 मई को इंतखाबात होंगे और इंतखाबात भी पंजाब के होंगे। खैबर पख्तूनख्वा वाले तो मतरे ने साढ़े, तो उन्होंने वास्ते ऐसी कुछ नहीं कर सकते। ज़ाहिर है गल उन्होंने पंजाबी जी की होनी पई, इस तो ज़्यादा मैं गल नहीं कर सकता, मेरा कोई पंजाबी भरा ही गल करेगा। और करते हैं मतीउल हजान वर्गे
इमरान शफकत वर्गे, असदतूर वर्गे कर देने। बात यह है कि उन्होंने कहा जी पंजाब में इंतखाबात होंगे, बाकी कहीं नहीं होंगे, खैबर पख्तूनख्वा वाले दोबारा आ जाए। तो करना था तो उधर भी कर लेते, लेकिन उस फैसले को भी नहीं माना जा रहा। अब जो नया तनाज़ा खड़ा हुआ है वो तनाज़ा ही बड़ा ख़तरनाक है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जो हाफ़िज़ कुरान तलबा व तालिबात को 20 इजाफी नंबर देने का जो खुद नोटिस केस का मुकदमा था, उसमें उन्होंने जो 29 मार्च को फ़ैसला सुनाया था कि जनाब क्योंकि अब पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी हुई है, फ़ैसला तो 15 को सुना दिया था कि जब तक अब जब तक आइन के ज़ाब्ते कार के तहत खुद नोटिस के लिए कमेटी और अदालत की अपना वो बेंचेस बनाने की जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट नहीं किया जाता, तब तक खुद नोटिस केस के तहत जितने मुकदमात हैं उनकी समाअत रोक दी जाए। ये उन्होंने फ़ैसला किया था। उस फैसले को चीफ जस्टिस साहब ने सर्कुलर के ज़रिए, रजिस्ट्रार के सर्कुलर के ज़रिए कलअदम करार दे दिया कि ये फैसला वजूद ही नहीं रखता, इसको कोई अमल इस पर अमल नहीं हो सकता। तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने चीफ जस्टिस साहब को भी चिट्ठी लिखी थी और हुकूमत को भी लिखी थी और अपना सर्कुलर जारी करने वाले रजिस्ट्रार को भी लिखी थी। चीफ जस्टिस को रजिस्ट्रार को लिखा था कि जनाब ये आप कर ही नहीं सकते। रजिस्ट्रार को कहा था कि भाई केड़े तू हवाओं जुड़दा फिरना भाई, गल सुन, तू तक ही चीफ जस्टिस भी ना मेरे अदालत के फैसले को इंतज़ामी ऑर्डर के ज़रिए ख़त्म नहीं कर सकते, कलअदम नहीं कर सकते। आप किस बात की मूली हो, आप तो एक ब्यूरोक्रेट हो, आप किस तरह कर सकते हो ये। हुकूमत को लिखा था कि ये अदालत की तबाही की वजह बन रहा है, इसको वापस ले लें। रजिस्ट्रार को, हुकूमत ने रजिस्ट्रार को वापस ले लिया। रजिस्ट्रार वहाँ से वापस नहीं गए, बैठे रहे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो फैसला कलअदम करार दिया गया था रजिस्ट्रार के ज़रिए, उस फैसले को ख़त्म करवाने के लिए फिर 6 रुकनी बेंच बनाया गया। और इसी दौरान वो जो पिटीशन थी पीटीआई की इलेक्शन वाली, जो सुओ मोटो नोटिस की वो थी कि कोख से जिसने जन्म लिया था, वो खुद नोटिस जो एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने उसके गुलाम महमूद डोगर के तबादले से निकाला था। कादे मोहम्मद जो कादे टंडरोल यार सिंधी में कहते हैं, किथे दी गल किथे लै गए सी भाई। तो वो अपना मामला था डोगर साहब के तबादले का, उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन क्यों नहीं करा दे, चीफ साहब खुद नोटिस ले लो। चीफ साहब ने खुद नोटिस ले लिया, नोटिस लेकर 9 रुकनी बेंच बना दिया। फिर 2 जज साहबान के ऊपर एतराज़ आया अपना एजाजुल हसन और मज़ार अकबर नकवी साहब पर कि जी क्योंकि ये माइंड बनाकर आए थे, इन्होंने ही इसको नोटिस का कहा है, लिहाजा इनको बेंच अलग की। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम अलग हो जाते हैं। बाकी सारे जज साहबान ने कहा कि जी हम सुनते हैं। तरमीनुल्लाह ने भी कहा, मंसूर अली शाह साहब ने भी कहा, यही अब अपना अफरीदी साहब ने भी कहा और मंदोखेल साहब ने भी कहा, मगर 2 जज साहबान को अलग कर लिया चीफ साहब ने, जिन्होंने अपना दिया था अपनी कि जी हम सुनेंगे, उनको भी अलग कर लिया। मंसूर अपना जस्टिस तरमीनुल्लाह साहब और मेरा ख्याल यही बख्तियार कह रहा हूँ, यही अफरीदी साहब को। लेकिन जो पहली इनिशियली जो समाअतें थी उसमें उन दोनों जज साहबान ने कह दिया था कि जी अपना काबिल समाअत ही नहीं है, खुद नोटिस मुस्तरद कर दिया था। मंसूर अली शाह साहब और मंदोखेल साहब बेंच में बैठकर उन्होंने मुस्तरद किया, उन्होंने बेंच में बैठे हुए किया, लेकिन चीफ साहब ने उन 2 को उनकी मर्ज़ी के बगैर निकाल दिया, जो कि नहीं निकाल सकते। बावजूद इसके फैसला आ गया, 4-3 के फैसले को 3-2 के फैसले के ऊपर कर दिया गया। लेकिन जब काजी फ़ायज़ ईसा साहब का जो फैसला 3 रुकनी बेंच वाला, जिसमें काजी फ़ायज़ ईसा साहब थे, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन साहब थे और जिसमें शाहिद वहीद साहब थे, शाहिद वहीद साहब ने इख्तिलाफी नोट लिखा था, 2 जजों की अक्सरियत से वो फैसला आ गया था कि जी सुओ मोटो 184(3) के तहत जितने भी मुकदमात हैं उनकी समाअत रोक दी जाए। फैसला फील्ड में था, फैसला मौजूद था, फैसले से पहले फैसला सुना दिया गया इंतखाबात का। उसके बाद 6 रुकनी बेंच ने उस फैसले को उड़ाने की कोशिश की। मतलब अब वो उसके ऊपर जो खुद नोटिस अब अपना इख्तिलाफी नोट या नोट जो काजी फ़ायज़ साहब ने जारी किया है, जो कल इलेक्शन अपना सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी आ गया था, बाद में हटा दिया गया था। मैंने मतियुल्लाह जान का आर्टिकल पढ़ा है जिसमें वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑफिस की गलती थी, क्योंकि वो फैसला था नहीं, वो तो उन्होंने अपना एक नोट दिया है कि जी किस तरह आप कर सकते हो। उन्होंने अपनी एक राय दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी चीफ जस्टिस साहब जो है ना मास्टर नहीं है, वो एक जज ज़रूर है, एक मास्टर नहीं है। चीफ जस्टिस ज़रूर है, वो मास्टर नहीं है। वो किसी अदालती फ़ैसले को खुद अपील लेकर उसको ख़त्म नहीं कर सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार नहीं है
कि एक अदालत का फैसला है, उसके ऊपर खुद ही अपील कुनिदा बन के उसको ख़त्म कर दे। तो लिहाजा वो लिख रहे हैं कि जो 6 रुकनी बेंच बना था वो गैर आइनी था, गैर कानूनी था, उसके फैसले का कोई वजूद नहीं है। अभी लड़ाई आगे बढ़ गई है। उन्होंने लिखा है कि जनाब ये जो अपना इशरत अली साहब हैं रजिस्ट्रार, ये तो रजिस्ट्रार थे ही नहीं जिस दिन ये बेंच बना रहे थे, क्योंकि इनको तो अपना हुकूमत ने वापस ले लिया हुआ था 3 अप्रैल को। तो जब ये 3 अप्रैल को रजिस्ट्रार नहीं थे तो 4 अप्रैल को बेंच कैसे बना रहे थे? यानी वो कह रहे हैं कि जी हमारी ये अदलिया है ना जिसका एक शर्मनाक किरदार रहा है अपना नजर ज़रूरत से लेके और हर आमिर का साथ देने तक। वो कह रहे हैं अदलिया का कोई ऐसा किरदार होना चाहिए कि लोगों का एतमाद अवाम का बहाल हो। वो कहते हैं कि लामहदूद अख्तियार जो है ना समात का, वो चीफ जस्टिस को तो क्या सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। यानी एक बेंच का फैसला है, उस फैसले को अज खुद एक और बेंच बनाकर उसको ख़त्म कर दिया जाता है। फैसला उबूरी था, बेंच वजूद रखता था, उस बेंच को ख़त्म कर दिया गया। यानी उन्होंने हतमी फैसला नहीं दिया था, उन्होंने वो जो अज खुद नोटिस था वो मुस्तरद नहीं किया था कि जी हाफिज़ कुरान तलबा और तालिबात को 20 नंबर इजाफी देने चाहिए नहीं देने चाहिए। उन्होंने कहा था कि पहले ज़रा ये मामला सीधा हो जाए ना, उसके बाद इसको सुनेंगे, तब तक अदालत के अंदर जितने अज खुद नोटिस चल रहे हैं वो सारे के सारे रोक दिए जाए। वो सुप्रीम कोर्ट थी भाई, फैसला दिया 4 रुकनी बेंच ने 6 रुकनी बेंच बनाकर उस खुद बेंच बनाकर उसको, तो वो उन्होंने बड़ा तफसीली और उसमें उन्होंने बड़े कानूनी नुकात उठाए हैं और उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को की नीयत के ऊपर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जी कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब जो मास्टर ऑफ रूल्स हैं, तो मास्टर ऑफ रूल्स कोई नहीं होता भाई। एक तो ये मामला कि उनकी जो इख्तलाफी नोट है, उस इख्तलाफी नोट ने यह कहा है कि जनाब ये जो 6 जज साहबान ने चंद मिनटों में फैसला किया है, ना उस बेंच का वजूद आईनी है और ना उस फैसले का वजूद आईनी है। यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि जी हमारा जो फैसला था असुद नोटिस केसेस की समाअत रोकने वाला, वो फील्ड में था, फील्ड में है और फील्ड में रहेगा। यानी वो जो फैसला इलेक्शन का था वो फील्ड में नहीं है। तो तकरार, तनाज़ा, ये बखेड़ा किस बात का है? बहरान संगीन हो गया हुआ है। चीफ जस्टिस साहब को अंदाज़ा हो गया है कि मामला गड़बड़ कर चुके हैं वो, इसलिए चीफ जस्टिस साहब 2 कदम पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। मगर हालत ये है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन भी है और जो फील भी है, आज मैं सुन रहा था शर्जील इनाम मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे थे कि जी कासिम सूरी वो बता रहे थे कि जी इमरान खान जो हैं उनके सारे मुकदमात उठाकर देख लें, करप्शन से लेकर जितने भी मुकदमात हैं, एक ही तरह के जो जज साहबान सुनते हैं, चंद जज साहबान वही बेंचेस में होते हैं। कासिम सूरी की उन्होंने मिसाल दी, बिलियन की मिसाल दी, बिलियन ट्री सुनामी की मिसाल दी, उसके जो करप्शन के मुकदमात, BRT के करप्शन के मुकदमात जिस पर स्टे चल रहा है उनकी उन्होंने मिसाल दी। लेकिन जो उनका जुमला है मैं कोट करना चाह रहा हूँ, एक ही है कि ग्रेट डिबेट करनी चाहिए, इसके ऊपर TV टॉक शोज़ में करनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करनी चाहिए, बार्स के अंदर करनी चाहिए कि इमरान खान साहब को रिलीफ देने के लिए चंद अशखास या चंद जज साहबान ही क्यों, वो ही ये फैसले क्यों दे रहे हैं, उन्हीं के पास ये मुकदमात क्यों लग रहे हैं। एक दूसरा उन्होंने कहा कि कासिम सूरी को इलेक्शन कमीशन ने नायल कर दिया था, डीसीट कर दिया था, उनका इलेक्शन कलदम कर दिया था और इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि कासिम सूरी के जो हल्के में इंतखाबात कोयटा में दोबारा हों, मगर स्टे दिया गया। और ये वो कासिम सूरी है जिन्होंने 3 अप्रैल को आइन तोड़ा था उसके बाद। तो वो ये कह रहे हैं कि जी ये क्या इमरान खान के इश्क में इतने अंधे क्यों हैं? मैं नहीं कह रहा, ये बात कर रहे हैं सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन। ये अल्फाज बिलावल भुट्टो ने भी इस्तेमाल किए थे। तो मामला बहुत आगे निकल चुके हुए और इतने आगे निकल गए हैं कि अब बात कुछ, कल हम दोस्त आपस में साथ थे, सईद चौधरी साहब भी थे, कुछ और दोस्त भी थे, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या अब मामला, अगर चीफ जस्टिस साहब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि बहुत पीछे हट जाते हैं, जो जस्टिस उन्होंने दिया है कि फुल कोर्ट बना लेते हैं, तो क्या मामला फुल कोर्ट बनाने के बाद हल हो जाएगा? क्या फुल कोर्ट बनाकर चीफ जस्टिस साहब अपने आप को महफूज जोन में ले जाएंगे? क्योंकि उनकी कुर्सी को ख़तरा है। इमरान खान को जो ख़तरात थे वो थे, इमरान खान साहब को बचाते बचाते चीफ साहब खुद खतरे में आ गए। आर्टिकल 63A से जो बहरान शुरू हुआ था, वो बहरान चीफ जस्टिस साहब को अंबर बेल की तरह लपेट चुका हुआ है। चीफ जस्टिस साहब उस हाथ भी बंधे हुए, पाँव भी बंधे हुए। चीफ जस्टिस होता है, आज भी कोई ऑर्डर कर दे तो कर दे, मगर
अब वो ऑर्डर मानने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि अब वो काजी फायजी साहब का फैसला कह रहे हैं मेरा फैसला फील्ड में है, फैसला फील्ड में है तो सुओ मोटो बन ले ही नहीं सकते वो। अजीब ना सूरत हाल बनी हुई है। तो चीफ साहब जो हैं, हम कल ये डिस्कस कर रहे थे और मेरी राय ये थी कि अब बहरान इतना आगे जा चुका हुआ है कि चीफ जस्टिस साहब अगर पीछे हटकर फुल कोर्ट बनाकर इन सारे मामलात का हल निकालने की कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं निकलेगा। फुल कोर्ट बनेगा तो फुल कोर्ट क्या कहेगा? फुल कोर्ट ये कहेगा कि 4-3 का फैसला था। फुल कोर्ट ये कहेगा कि काजी फायज साहब वाला फैसला उसके ऊपर कैसे 6 रुकनी बेंच बना। फुल कोर्ट बैठेगा तो बहरान मजीद संगीन होगा, लड़ाई मजीद होगी, क्योंकि जो जज साहिबान 4 जज साहिबान इख्तिलाफी नोट दे चुके हुए हैं। फुल कोर्ट बनाने का मतलब ये है कि 4-3 का फैसला फिर वजूद नहीं रखता था। फुल कोर्ट बनाने का मतलब ये है कि 3-2 का फैसला फिर नहीं था। फुल कोर्ट बनाने का मतलब ये है कि 6 रुकनी बेंच जो काजी फायज साहब के फैसले पर बिठाया गया वो बेंच भी वजूद नहीं रखता था। तो ये गुंजल और बढ़ जाएगा। जिस तरह इसको धागों का जो गुच्छा होता है, जिस तरह उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं उस तरह उतना उलझता जाता है, उसी तरह उलझता जा रहा है। इससे निकलने का रास्ता कोई नहीं है चीफ जस्टिस साहब के पास। चीफ जस्टिस साहब ने निकलने के रास्ते के लिए अब जो कल अगले हफ्ते के लिए यानी कल के लिए जो उन्होंने बेंच बनाया है, उस बेंच में उन्होंने वो जज साहिबान जिनको वो अपने मुखालिफ जज साहब समझते हैं, जिनको नहीं बिठाते, उनको भी बड़े बड़े बेंचेस में शामिल किया है। जो बेंच नंबर 1 है वो जो उसकी जो है फॉर्म अपना तश्कील है, जो रोस्टर जारी हुआ है उसमें अपना चीफ साहब खुद हैं, जस्टिस यही आफरीदी हैं और जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, यानी 2 दूसरे जज साहिबान हैं। अच्छा, बेंच नंबर 2 में जस्टिस काजी फायजी साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये बैलेंस्ड। अच्छा, उसके अलावा एक और बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, फिर ये बैलेंस्ड बेंच। एक और बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस शाहिद वहीद, ये तो एक ही समझे जाते हैं। अच्छा, एक और बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस यही आफरीदी, जस्टिस शाहिद वहीद, यहाँ पर भी यही आफरीदी साहब को डाला गया। दो जज साहबान उस तरफ के हैं। अच्छा, एक और बेंच है जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक, ये बैलेंस्ड बेंच है। एक और बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी, ये एक ही बेंच, मतलब एक ही तरह के जज साहबान हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। एक और बेंच है जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद मज़ार अली अकबर नकवी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह। अब यहाँ पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह और मज़ार अली अकबर नकवी को बिठा दिया गया है। अच्छा जी, एक और बेंच है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी। अब ये भी जो है वो दो ख्यालात के बेंच हम ख्याल नहीं है। ये जेस्चर है चीफ साहब की तरफ से। सईद चौधरी साहब कहते हैं कि ये उन्होंने एक वो जो ऑलिव ब्रांच कहते हैं, ये सुलह का पैगाम भेजा है। मगर जो मैंने गुजारिश की है कि क्या ये सुलह का पैगाम काम आएगा, तो मेरा अकल ये कहता है, मेरा तज्जिया ये कहता है कि नहीं, बहुत देर हो गई है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।